HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए हम लगभग 40 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। तो आशा करता हूं जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको जल्द ही कामयाबी मिले और एग्ज़ाम्स जो हैं ये जल्द ही दोस्तों कंडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि HPPSC यानी कि शिमला बोर्ड ने हाल ही में कुछ एक एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करने की बात पक्की कर दी है। तो आप जुट जाओ, समय थोड़ा सा कम है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, यू कैन व्हाट्सएप अस एनी टाइम। और हर एक वीडियो को देखो एज ए मॉक टेस्ट, खुद को चेक करते रहो हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स निकल के सामने आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज विटामिन एंड द सेकंड वन इज कैल्शियम। अगर आप नॉन मेडिकल, मेडिकल इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो। अगर आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसमें आपको मिल जाएगा कि विटामिन और कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ये जो विटामिन डी है, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, आंवले से मिलता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है। तो बी इज राइट आंसर। चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में, जिसे एनेस्थीसिया बोलते हैं नॉर्मली, तो इसके उपयोग में हम लाफिंग गैस को लाते हैं। तो ये जो लाफिंग गैस है इसे नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और नाम मैं आपको बता दूंगा इसका, आपको कमेंट करके इसका फॉर्मूला बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप बताते हो कमेंट बॉक्स में कि केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों, आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है यह दोस्तों रोट आयरन होता है, यानी कि रोट लोहा। और यकीन मानिए हमीरपुर बोर्ड यानी कि HPSSC में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से देखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है? यानी कि मंत्र तंत्र जो होता है, इसके जो भी प्रकार हैं, विधियां हैं, ये सारी इस वेद में दर्शाई गई हैं। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वेद कौन सा है। तो इस वेद को बोला जाता है अथर्ववेद। और बाकी ये जो ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चार वेद हैं, चार वेदों में से एक एक क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से हंटर आयोग की सिफारिश थी। दोस्तों फाइनली ये जो हंटर कमीशन है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था 1882 में, यानी कि 1882 में, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हंटर कमीशन जो है ये बेसिकली जो भी महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के ऊपर फोकस करने के लिए लाया गया था। तो ए इज राइट आंसर। और यकीन मानिए महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं, चाहे हिस्ट्री में जाओ, चाहे आप करंट अफेयर्स में जाओ, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको साथ में एक और याद रखना है क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, फेवरेट है सभी बोर्ड्स का, वुड्स डिस्पैच ये कब देखने को मिला था? तो ये 1854 में देखने को मिला था। शिक्षा से संबंधित ही ये आयोग था। उसके बाद दोस्तों एक बुक है जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है कि ये सिंगापुर, जापान, इन देशों के लोगों ने भी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे बुक का नाम है, या फिर ऑटोबायोग्राफी आप समझ लो, दिस विल बी बेटर, द इंडियन स्ट्रगल। ये दोस्तों आत्मकथा है एक महान इंसान की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ओबियसली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों एक समय ऐसा था महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, काफ़ी परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती थी।
तो इसी के चलते एक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आप किसी मेन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ऐसा नहीं कि आप टीजीटी बन जाएंगे तो फिर हायर लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना छोड़ देंगे। जब आप ऐसे एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा आएगा तो ज़रूर मेंशन करना 1927। और ये वो समय है जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था। तो इसी दौरान दोस्तों ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है ये फाउंड की गई थी 1927 में, तो ये याद रखना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसको कब सेटअप किया गया था और किसके द्वारा सेटअप किया गया था, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, रास बिहारी बोस। और इंडियन नेशनल आर्मी से भी ये जुड़े हुए हैं। कांगड़ा में भी आए थे ये जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या फिर अकाउंट्स का मान लो, बिजनेस का मान लो। और इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स फील्ड जो है ये डे बाई डे टफ हो रही है टीजीटी आर्ट्स एग्जाम में, अच्छे से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और डायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो आप वेल्थ टैक्स देख रहे हो, धन कर, ये बिल्कुल सही है, ये प्रत्यक्ष है यानी कि डायरेक्ट है। अब कुछ एक एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स के यानी कि प्रत्यक्ष कर के, इन्हें बड़े ध्यान से देखना। कॉरपोरेशन टैक्स, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहीं से सरकार धन अर्जित करती है लोगों से। उसका इनकम टैक्स, यहाँ पे 5 लाख की लिमिट रखी हुई है। अगर इससे नीचे आपकी इनकम हो तो आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, नॉर्मली जो हम लोग करते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी एंड सो ऑन, तो इन चीज़ों को अच्छे से देखो। बाकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स का? वो है सेल्स टैक्स। जो भी आप कुछ खरीदते वगैरह हो तो इसको अच्छे से देखो। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बाकी आपको पूरा मटेरियल चाहिए हो, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, करंट अफेयर्स चाहिए हो, एचपीजी के चाहिए हो एंड सो ऑन, तो आप पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। फीस जो है और ज़्यादा कम कर दी गई है ताकि अब कुछ एक जो समय बचा है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकें। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये 2020 से स्टार्ट हो चुका है ये जो 15वां वित्त आयोग है, और इसके जो चेयरमैन हैं आपको पता होना चाहिए। और ये जो फाइनेंस कमीशन होता है इसमें बेसिकली काफ़ी लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास एंड सो ऑन। तो फिलहाल यहाँ पे ये जान लो आप लोग कि इसके अध्यक्ष कौन है 15वां वित्त आयोग जो है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये जो एनके सिंह हैं, डी इज राइट आंसर। उसके बाद ऊपर हमने देखा भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने बोला था कि नीचे हम और देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कर में कर का प्रभाव और कर भार का एक ही व्यक्ति पर पड़ता है? अब देखो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि कर का प्रभाव यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये कुछ अलग बात है। तो एक ही व्यक्ति के ऊपर जब सारा भार पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम उसे किस रूप में देखते हैं? ये होता है कॉरपोरेशन टैक्स, क्योंकि टोटली ये हमारी जेब से ही वसूला जाता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं किसी अन्य जगह पैसे दे रहे हैं और वहाँ से सरकार के पास पैसा जा रहा है। डायरेक्ट सरकार हमारी जेब से पैसा निकालती है कॉरपोरेशन टैक्स में। बाकी सेल्स टैक्स ये अलग है, एक्साइज टैक्स ये भी अलग है, एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी अलग है। हम सरकार को डायरेक्टली नहीं देते, इसलिए डायरेक्टली हमारे ऊपर इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स में डायरेक्टली पड़ता है। अब दोस्तों जीएसटी अगर मैं बात करूं तो इस समय इंडिया में लागू हो चुका है 1 जुलाई 2017 के बाद। तो यहाँ पे जो टैक्स की
जो पहले प्रणाली थी वो क्या थी, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जो भी हम चीज़ खरीदते थे उसमें वैट लगता था, हर एक राज्य का अलग से होता था, हर एक गवर्नमेंट का अलग से होता था। लेकिन जीएसटी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिर्फ एक सिंगल टैक्स बन गया ओवरऑल इंडिया का। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखना यहाँ पे 2005 में वैल्यू एडेड टैक्स जो है ऐड हुआ था और 2017 में समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन समाप्त होने का भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा वक्र, वक्र का मतलब होता है ग्राफ, जो आप इस तरीके का देखते हो, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच विपरीत संबंध दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये है ग्राफ और बेरोजगारी भी बढ़ रही है और साथ में मुद्रास्फीति दर भी बढ़ रही है, यानी कि लोगों के पास पैसा है नहीं और साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। जो पहले वस्तु 50 रुपये की थी अब 100 रुपये की हो रही है। तो इस कर्व को रिप्रेजेंट क्या करता है, कौन सा करता है, उसको बोला जाता है फिलिप्स कर्व। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी, इसको अच्छे से देखो। एक क्वेश्चन जो ये कर्व्स वगैरह होती हैं या फिर वक्र होते हैं पूछा ही जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसका मतलब क्या है कि इस समय पूरी दुनिया में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कौन से देश अमीर हो रहे हैं, कौन से गरीब हो रहे हैं, ये सारी चर्चा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में हमें देखने को मिल जाती है। बट द क्वेश्चन इज कि इसको पब्लिश कौन करता है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, विश्व आर्थिक आउटलुक, तो इसको आप देख सकते हैं पब्लिश किया जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF के बारे में क्या क्या नॉलेज है आपको, कमेंट करके ज़रा बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद ये बताओ कि इसका चेयरमैन कौन है, उसके बाद ये बताओ कि ये जो IMF है इसमें कौन सा ऐसा भारतीय है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, जो काफ़ी बड़े पद पर है। तो करंट अफेयर्स भी लगातार फॉलो करो। खैबर दर्रा भूगोल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और खैबर दर्रा हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो पड़ोसी देश है अगर कोई भी हमारा, तो उसके बारे में अच्छे से देख लेना, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया जाता है हर एक सिलेबस में कि भारतीय पड़ोसी देश और उनका भूगोल। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं आपको बताऊंगा ये लंबा क्यों है इतना ज़्यादा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, NH44। लंबा इसलिए है क्योंकि श्रीनगर से स्टार्ट है और कन्याकुमारी, यानी कि जो सबसे अंत का अंतिम छोर है भारत का, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों लगभग याद रखना 3700 किलोमीटर है और 2300 मील है। तो इस तरीके से देखो। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको WhatsApp पर मिल जाएगी, सीधा मैसेज करना कि हमें किस क्लास की PDF फाइल चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।